सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। सो आज के इस एपिसोड का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इस एपिसोड में हम लोग डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। इसके पिछले वाले कई एपिसोड्स में हम लोगों ने एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। उन सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में मिल जाएंगे। आप डेफिनेटली वहाँ पे विजिट करिए और उन सारे एपिसोड्स को जरूर देखिए और अपने नॉलेज को और बढ़ाइए एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड। चलिए बिना देरी किए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। सो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि इस एपिसोड को देखने के बाद आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर को समझने के लिए कोई दूसरा एपिसोड नहीं देखना पड़ेगा। सो सभी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखिए और पेपर और पेन लेकर के आप बैठ जाइए। साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएं। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ पे कोई भी डाउट एकदम फ्रिक्वेंटली आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं जवाब वहाँ पे आपको दूंगा। सो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। सो डिप्रेशन आपने कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा। डिप्रेशन को ही एक्चुअली में डिप्रेसिव डिसऑर्डर कह दिया जाता है। सो चलिए, सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर इनकम्पास रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस। यानी कि जो हमारी डिप्रेसिव डिसऑर्डर है एक तरीके से क्या है, बहुत बड़ा एक तरीके से रेंज किसका, मेंटल हेल्थ कंडीशंस का, मानसिक बीमारी स्थिति का। ये क्या है कि एक रेंज है जिसमें पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस आता है। इसमें ज़्यादातर व्यक्ति जो होता है ना, लगातार क्या कैसी भावना आती है, लगातार सैडनेस की भावना आती है, लगातार उदासी की भावना आती है। सो यही डिफिनीशन अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं। सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर इनकम्पास रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस और होपलेसनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटी। यानी कि जो व्यक्ति होता है जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित होता है वो मतलब कि मोस्ट ऑफ एक्टिविटी में अपने लॉस ऑफ इंटरेस्ट मतलब कर देता है, प्लेजर को खो देता है, इंटरेस्ट को खो देता है और होपलेसनेस यानी कि किसी से उम्मीद उसको समझ नहीं आती कि किसको उम्मीद रखा जाए, किसके ऊपर नहीं रखा जाए। यह सारे सिम्टम्स जो होते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंतर्गत देखे जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जो इसका क्लिनिकल पिक्चर भी इसी फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो इसका मेन सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के? सो इसके मेन सिम्टम्स जो होते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस। व्यक्ति जो होता है ना कि इसमें लगातार उसके अंदर उदासी की भावना आती रहती है। अब उदासी की भावना आती रहती है, होपलेसनेस एकदम हो जाता है कि ऐसा उसको लगता है कि मेरे साथ कोई है ही नहीं है, एकदम होपलेस हो जाता है। ऐसा उसको लगता है कि इस दुनिया में कोई है ही नहीं है जो मेरा साथ देगा। ओके, मतलब कि एकदम एक तरीके से निराशा एकदम हो जाता हो, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटी, वो अपने इंटरेस्ट को, अपने प्लेजर को लॉस कर देता है किसी भी काम को करने के लिए, वो चाहे कोई भी काम। पहले जो इस काम को करने में वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करता था, बट कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए जिसके कारण वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार हो गया, ठीक है। लेकिन अब डिप्रेशन का शिकार होने के बाद, डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार होने के बाद वह व्यक्ति वही काम करने में अपने इंटरेस्ट को लॉस कर देता है, अपने प्लेजर को लॉस कर देता है, ठीक है। उस काम को करने में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता, कोई खुशी नहीं मिलती है। ऐसा लगता है उसको मैं इस काम को एकदम जबरदस्ती कर रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से जो फीलिंग होती है ना वो किसमें आती है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती है। वर्थलेसनेस, वो एकदम अपने आप को निकम्मा समझेगा, वो उसके पास कुछ है ही नहीं है। उसको लोग भी ऐसा, उसको ऐसा महसूस होगा कि लोग उसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं, लोग उसके बारे में बहुत ही घटिया सोचते हैं, ठीक है। सो यह भी फीलिंग किसमें आती है, डिप्रेशन में। यानी कि वर्थलेसनेस की फीलिंग भी डिप्रेशन के सिम्टम्स में आ जाते हैं। और एम्प्टीनेस यानी कि अपने अंदर खाली महसूस करेगा, उसके पास बहुत सारी चीजें होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित है तो वह अपने आप में बहुत ही खाली महसूस करेगा। डिफिकल्टी टू कंसंट्रेटिंग एंड मेकिंग डिसीजन,
वो कोई भी काम करेगा एक तरीके से उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और उसको नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका नेक्स्ट मोमेंट क्या होना चाहिए उस वर्क में, उसका उस डिसीजन को नहीं ले पाएगा। ये मतलब कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर के मतलब कि ये है। अगर हम देखें डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो एक बहुत ही कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन है। लगभग हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मतलब कि थोड़े समय के लिए लेकिन डिप्रेशन का शिकार जरूर होता है। तो फिर हम इसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर का किस फॉर्म में कर सकते हैं कि आखिर ये बीमारी कैसे हो सकती है, क्योंकि आए दिन अगर देखा जाए तो सभी के लाइफ में ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज, छोटी छोटी इवेंट्स ऐसे होते रहते हैं जो उनको पसंद नहीं है, और वो एक्टिविटी या वो इवेंट हो जाने के कारण वो व्यक्ति है जो काफी उदास रहने लगता है, काफी मतलब उसको सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब बहुत उसको अंदर से एकदम सैडनेस की फीलिंग आने लगती है। तो ऐसा कॉमन भी देखा जाता है। बट अगर कोई व्यक्ति 2 वीक्स और मोर देन 2 वीक्स से अगर इन सारे सिम्टम्स को फेस कर रहा है तो वी कैन यूज डायग्नोसिस एज अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। ओके, सो अगर कोई व्यक्ति अगर 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा, ठीक है, मिनिमम इसका ड्यूरेशन दिया जाता है 2 हफ्ते, अगर 2 हफ्ते से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति इन सारे सिम्टम्स को लगातार फेस करते चला जा रहा है, प्रोसेस फेस करते चला जा रहा है, तो इसका डायग्नोसिस जो है वो किया जाता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंतर्गत, और इसका जो ट्रीटमेंट प्लान भी किया जाता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर को एज अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर किया जाता है। सो ठीक है, व्यक्ति जब 2 में मतलब कि हफ्ते से ज्यादा इन सारे सिम्टम्स को, होपलेसनेस, persistent फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर्स इन मोस्ट एक्टिविटीज, वर्थलेसनेस, एम्प्टीनेस, डिफिकल्टी टू कंसंट्रेटिंग एंड मेकिंग डिसीजंस, यह सारे सिम्टम्स जो हैं 2 हफ्ते से या 2 हफ्ते से ज्यादा से किसी भी व्यक्ति के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो यह व्यक्ति डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है। ठीक है, अब जरूरी है कि यहाँ पे किसी प्रोफेशनल्स को दिखाया जाए इससे बाहर निकलने के लिए, या उसको काउंसलिंग दी जाए। तो सर गाइस, यार एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट यानी कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में, बेसिक सिम्टम्स कह सकते हैं या क्लिनिकल पिक्चर कह सकते हैं। पर क्लिनिकल पिक्चर क्या होता है? अगर एक्चुअली में देखा जाए तो क्लिनिकल पिक्चर जो व्यक्ति के द्वारा मतलब कि उस बीमारी में, उस डिसऑर्डर्स में प्रेजेंट किया जाता है, लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेजेस, इन थ्रू के माध्यम से जब वो अपने मतलब कि एक्सप्रेस करता है, और जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, इस चीज को पहचान पाते हैं कि नहीं व्यक्ति जो है इन सारे सिम्टम्स से पीड़ित है और इस पर्टिकुलर मतलब कि डिसऑर्डर से पीड़ित है। तो यह सारी एक तरीके से देखा जाए तो क्लिनिकल पिक्चर जो होता है एक थेरेपिस्ट को, डॉक्टर्स को मतलब काफी हेल्पफुल साबित होता है डायग्नोसिस के लिए। ओके, सो हम लोगों ने गाइस अभी समझा बेसिक कंसेप्ट मतलब कि किसका, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में। बट अगर देखा जाए तो इसका मेन कॉज क्या है, एटियोलॉजी क्या है इसका कि उत्पत्ति कहाँ से होती है। ओके, सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। सो अगर हम बात करें कॉज ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, यानी कि एटियोलॉजी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, सो इट इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि अपना मेजर रोल प्ले कर सकते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डेवलपमेंट में। ओके, इसमें से बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं, लाइक जेनेटिक्स फैक्टर। कोई व्यक्ति मतलब कि कहते हैं ना जेनेटिक्स हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई दर पीढ़ी में उसकी ये बीमारी चलती चली जा रही है, तो वो सिम्टम्स नेक्स्ट जनरेशन में भी आ गई है। सो इस तरीके से जो बीमारी से फेस करते हैं जो लोग, वो एक तरीके से किसमें आ जाते हैं, मतलब जेनेटिक्स में आ जाता है, यानी कि उसके पूर्वजों में भी बहुत एक आध 2 लोग ऐसे हुए हैं जिनकी जो कि इस पर्टिकुलर बीमारी या पर्टिकुलर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। सो कुछ सिम्टम्स इस में आ गए हैं। सो इस टाइप्स के डिसऑर्डर को जेनेटिक्स, इस टाइप्स के फैक्टर को हम जेनेटिक्स फैक्टर कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए, अगर मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है तो। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखा जाए तो जो मेजर रोल प्ले करता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर ही होते हैं। ठीक है, और कुछ कंडीशंस में बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर में, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, एक व्यक्ति है उसके लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है, यानी कि कोई ऐसी एक घटना घट गई है जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल है, ठीक है, जिससे चाहकर भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी कि जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है वो सिचुएशन से रिलेटेड कोई ऐसी
इवेंट्स फिर अगर हो जाते हैं और उसका माइंड फिर से उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेता है और फिर से वही मतलब उस मोड में चला जाता है। सो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट भी एक मेजर रोल प्ले करता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डेवलपमेंट के लिए। लाइक ऑफ सोशल सपोर्ट, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको समाज में कोई सपोर्ट ही नहीं करता है और उसकी एक ऐसी अपेक्षाएं हैं कि समाज में वो भी रहे, बट वहाँ पे क्या है कि एक तरीके से वहाँ पे सपोर्ट उसको नहीं मिलता है, आइसोलेटेड रहता है एकदम, सोसाइटी से आइसोलेटेड रहती है, सोसाइटी उसको एक तरीके से कि हीन भावना से देखती है या मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करती है किसी भी चीज़ को लेकर के। वो डिस्क्रिमिनेशन मान लीजिए उसके पोस्ट से रिलेटेड हो सकता है, कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है, रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, उसके कलर, बॉडी शेप्स एंड स्मार्टनेस, इन सब सारी चीज़ों से लेकर के जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो भी एक तरीके से देखा जाए तो व्यक्ति जो होता है डिप्रेशन का कारण बनता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में कारण बनता है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट या गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा गया है कुछ कंडीशंस में जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में अपना मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, यानी कि एक सेक्सुअल ट्रॉमा भी होता है, अगर एक सेक्सुअल अब्यूज अगर किसी भी पर्सन्स के लाइफ में आई है, सो इन फ्यूचर यह जो है काफ़ी मतलब कि डेवलपमेंट में काफ़ी मतलब अपना मेजर रोल प्ले कर सकती है डिप्रेसिव डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में। ठीक है, सो बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी डिप्रेशन के डिसऑर्डर के मतलब कि डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड इम्बैलेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स और ब्रेन केमिकल्स, जो हमारे माइंड के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ब्रेन केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी हैप्पीनेस, सैडनेस, इन सब सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक इनमें कमी आ जाना एक तरीके से। सो ये भी एक तरीके से क्या है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कारण बनते हैं। ठीक है, लाइक सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन्स, यह एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ट्रांसमीटर्स हैं जिनकी कमी से व्यक्ति जो होते हैं कि अपना डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं, वर्थलेसनेस फीलिंग, सैडनेस की फीलिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे उनको काफ़ी उदास महसूस होता है अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामाइन्स की अगर कमी उनके अंतर्गत आती है तो। इन हार्मोनल फैक्टर भी मेजर रोल प्ले करते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर को एक तरीके से डेवलपमेंट। लाइक कार्टिसोल हार्मोन एक होता है जो कि इसकी कमी की वजह से व्यक्ति जो होता है इम्पटीनेस, सैडनेस, वर्थलेसनेस और चिड़चिड़ापन, एंगर, इन टाइप की फीलिंग्स इसके अंतर्गत आती है जब कार्टिसोल की कमी होती है। तो नेक्स्ट हार्मोन्स उसी कैटेगरी में आता है जो कि थायराइड हार्मोन्स होते हैं, या भी इसकी भी कमी से व्यक्ति डिप्रेशन का कारण में जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी सैडनेस आती है। ये तरीके से देखा जाए तो ये जो मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स हैं, इनकी कमियों की वजह से भी व्यक्ति जो होता है डिप्रेशन में चला जाता है, या उनकी जो फीलिंग होती है वो सैडनेस की होती है, वर्थलेसनेस की होती है, एम्प्टीनेस की होती है। वो अपने किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एक तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और सोसाइटल थॉट्स भी आते हैं क्योंकि वो सिचुएशन से हैंडल नहीं कर पाते, सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाते हैं और उनके अंदर सोसाइटल थॉट आने लगते हैं कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं मुझसे, तो मैं ना ही रहूँ तो ही बेटर है। सो ठीक है, यह सब सारे कॉज हो सकते हैं, एटियोलॉजी हो सकते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, और यही सब सारे फैक्टर्स जो होते हैं टाइम के अनुसार जो होता है डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के। सो गाइस, हम लोगों ने अभी तक डेफिनेशंस को समझ लिया, सिम्टम्स को समझ लिया है और क्लिनिकल पिक्चर को समझ लिया और इसकी कॉज एंड एटियोलॉजी को भी समझ लिया डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। तो यह सब सारी चीज़ें हैं, बट इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम बात करें, अगर यह इतना कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन है कि लगभग हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे मतलब डेली लाइफ में भी फेस कर रहा है, बट उतना हाई लेवल का नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एकदम नॉर्मल लेवल पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में कुछ ऐसी इवेंट हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आ जाते हैं जिसको डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं, कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, हमने यह भी डिस्कस किया कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें नॉर्मल कंडीशंस होते हैं और कौन से ऐसे फेस होते हैं जिसमें व्यक्ति जो होता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का रूप ले लेता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर को प्रेजेंट करने लगते हैं। सो इन सारे चीज़ों का ट्रीटमेंट है क्या एक्चुअली में? अगर देखा जाए तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो साइकोलॉजी में एक बहुत ही मेजर ट्रीटमेंट की बात होता है। ठीक है, हर एक डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने के लिए, मतलब इस
ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक साइकोथेरेपी, हम जिसे काउंसलिंग भी बोलते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स को मतलब एक तरीके से थेरेपी देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, ठीक है। काउंसलिंग दे करके इस डिसऑर्डर्स को बाहर निकलने के लिए उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और एंटी डिप्रेशंस मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, लाइक हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर या बायोकेमिकल्स जो होते हैं, इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, तो इनकी एक तरीके से इनको बैलेंसिंग करने के लिए हमारी एंटी डिप्रेशंस जो मेडिसिन आती हैं, ठीक है, जो मेडिकेशंस जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ कंडीशंस में जो मेडिकेशंस होते हैं जो साइड इफेक्ट भी देते हैं, बट जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर या जो डिसऑर्डर हुआ है वो कितने हाई लेवल का है और कितने टाइम तक इसकी मेडिकेशंस चलनी चाहिए, या सब सारी चीज़ें जो वहाँ पे ट्रीटमेंट करता है वो अपनी तरफ से डिसाइड करता है और इन सारे प्लान को फॉलो करता है, ठीक है। एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट गाइस, अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो होता है उससे बाहर निकलने के लिए काफ़ी रोल प्ले करता है, ओके। अगर आप किसी भी डिसऑर्डर से अगर आप मतलब कि व्यक्ति पीड़ित है, ठीक है, अगर उसको सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो एक तरीके से वो मतलब उस लेवल को रिकवर नहीं कर पाएगा, नॉर्मल लेवल को रिकवर नहीं कर पाएगा। सो किसी भी डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट प्लान में इन्वायरमेंट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट को एक तरीके से मेजर हाईलाइट कर दिया जाता है कि इसमें फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, पीयर्स होते हैं, आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो सब उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं उस डिसऑर्डर से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। सो गाइस, हम लोगों ने अभी तक समझ लिया यही होता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ओके। हम लोगों ने समझा डेफिनेशंस क्या होते हैं, डेफिनेशंस में क्या क्या सिम्टम्स इसको देखने को मिल जाते हैं, इसका कॉज क्या होता है, इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। सो अगर आसपास में कोई ऐसा है जो इन सब सारे सिम्टम्स को फेस कर रहा है, तो जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट या अच्छे इन्वायरमेंट या एक तरीके से इसमें है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को से बाहर निकलने के लिए आप नेचुरल प्लेसेस पे थोड़ा सा जाइए, घूमिए, वहाँ के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होइए, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाइए, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसके साथ अपने आप को इंटरेक्ट करिए। तो यह भी एक तरीके से देखा गया है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर से बाहर निकलने में मेजर रोल प्ले कर देते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने आगे बढ़ डिस्कस कर लिया डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। क्या डिप्रेसिव डिसऑर्डर के टाइप्स भी होते हैं? सो गाइस, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के भी सब टाइप्स होते हैं और ये सब टाइप्स होते हैं अलग अलग कंडीशंस में देखने को मिल जाते हैं व्यक्ति के अंतर्गत। और इसमें मेजर जो टाइप होते हैं, कॉमनली 6 टाइप्स के डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को मतलब कि कंसीडर किया जाता है, जिसमें से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MDD भी बोलते हैं, एंड persistent depressive disorder PDD, and next है bipolar disorder, seasonal affective disorder, psychotic depressions और postpartum depressions। So guys, here are सब टाइप्स। सो इन सब टाइप्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और इसके क्या क्या मतलब कि कॉज होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पास किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। गाइस, कीप साइनिंग, लव यू, थैंक यू।